हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फ्रेंड्स या फिर किसी फैमिली मेंबर को जर्मनी बुला सकते हैं, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए। हाँ। और अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं या जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और अगर कोई नया है इस वीडियो में तो आपको पता होगा हमारे बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। मेरा नाम निमिषा है और ये मेरे हस्बैंड है ध्रुव। ध्रुव यहाँ पे कुछ सालों से रह रहे थे और ध्रुव को मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे ज्वाइन करा था। मेरी फिलहाल अभी कोई फुल टाइम जॉब नहीं है और ना मैं ढूंढ रही हूँ, और ध्रुव की यहाँ पे फुल टाइम जॉब है। और अभी रिसेंटली हमने मेरी बहन को, जो मेरी सिबलिंग है, उसको हमने जर्मनी इन्वाइट करा था, जो ध्रुव की सिस्टर इन लॉ हुई। तो मेरी बहन को बुलाने के प्रोसेस में हमने बहुत सारी रिसर्च करी और हमें पता चला कि YouTube पे या Google पे इन जनरल बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है कि कैसे आप अपने भाई या बहन को जर्मनी बुला सकते हो या घूमने के लिए वो कैसे आ सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसमें अपना कुछ योगदान दे दें। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो शायद और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आना चाह रहे होंगे या फिर कोई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को बुलाना चाहता होगा जर्मनी। तो सोचा कि हम लोगों के वीडियो के जरिए उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प होगी और हम अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक इंसाइट मिलेगा कि कैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और अगर आप हमारी प्रोफाइल देखोगे तो हमने ऐसे ही अपना एक स्पाउस वीजा वाला एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। हाँ। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जिन लोगों को जर्मनी नहीं भी आना, वो वीडियो आपके देखने के लिए भी है। आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। इस बार भी हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आपको जर्मनी नहीं आना है मेरा भाई या बहन बन के या वैसे भी, तो आप ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे भी मेरी बहन के साथ एक छोटा सा एडवेंचरस पार्ट हुआ था जब वो वीजा अप्लाई करने के लिए गई थी। हाँ, तो हम एक्चुअली आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि एक छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं या फिर जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो हम ना करें ताकि हमारा प्रोसेस एकदम स्मूथ जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम लोग एक जो चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो स्पीकिंग ऑफ द वीज़ा, हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हमने VFS से अप्लाई करा था। हाँ, VFS। आप लोगों को एक ब्रीफ देने के लिए दो तरीके के वीजाज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें पार्टनर्स के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जर्मनी की जो गवर्नमेंट है ना, वो फैमिली में आपके हस्बैंड, वाइफ और बच्चों को मानती है। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपकी फैमिली नहीं होते एज पर द जर्मन गवर्नमेंट। तो उन लोगों को आप यहाँ पे अपने साथ रहने के लिए ऐसे ही नहीं बुला सकते, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। हम उसमें आज बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म वीजा के बारे में। तो शॉर्ट टर्म वीजा में हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक टूरिस्ट वीजा होता है और एक विजिटर्स वीजा होता है। तो हमने रिया को बुलाया था विजिटर्स वीजा पे। तो जो विजिटर्स वीजा होता है उसमें बेसिकली चेकलिस्ट के हिसाब से आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और VFS में आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो हमारे टाइम पे हमने रिया का अकाउंट बनाया था VFS पे, मतलब उसने खुद बनाया था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन सी डेट्स अवेलेबल है। बहुत सारी डेट्स अवेलेबल होती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको डेट नहीं मिलेगी। वहाँ पे एक महीना या एक महीने से ज्यादा या 1.5 महीने से ज्यादा की डेट्स मिल रही थी। हाँ, मुझे याद है हम जब उसका अप्लाई कर रहे थे उसके नेक्स्ट मंथ की भी डेट्स बहुत आसानी से अवेलेबल थी। तो डेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। के बाद का जो प्रोसेस होता है, आप एक बार अगर आपने डेट्स चेक कर ली, आपको पता है कि हमें एक महीने बाद का हमारा अपॉइंटमेंट है, आपने डेट ले ली, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी सारी शुरू होती है। उसके बाद आती है बारी हम लोगों की। हम लोग यहाँ से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें भेजने होते हैं। यहाँ से एक्चुअली दो ही होते हैं जो हमें भेजने होते हैं, जो ओरिजिनल होने चाहिए, बट उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम चेकलिस्ट को रीड करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग चेकलिस्ट के हिसाब से चलते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है विडेक्स फॉर्म, जो बहुत ही जनरल और जो बहुत ही मेन फॉर्म होता है, जो पहला स्टेप होता है, जिसमें एप्लीकेंट अपनी सारी डिटेल्स भरता है, अपना नाम, कि हमें कब जाना है जर्मनी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपको VFS की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगा जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो। तो वो फॉर्म भरने के बाद आप उसको डाउनलोड करते हो और फिर उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट निकालते हो और फिर फिजिकली आप उसमें साइन करते हो। उसके बाद आती है डिक्लेरेशन। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दी है और सही दी है, एक वो डिक्लेरेशन होती है। और दूसरी डिक्लेरेशन होती है कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया अपने ट्रैवल वाला। और ये फॉर्म भी आपको आसानी से मिल जाते हैं जो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट है। हम लोग इसका लिंक भी नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको आसानी होगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद है आपका एक वैलिड पासपोर्ट, जो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। हाँ। और ये ध्यान रखना कि आपकी फर्स्ट एंड लास्ट पेज की भी आपके पास कॉपी रेडी हो। हाँ। नेक्स्ट इज, उसके बाद आपकी एक जाएगी बायोमेट्रिक पासपोर्ट फोटो, जो कि आपको स्टिक नहीं करनी होती है फॉर्म पे, बट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और वहाँ पे जब आप VFS में जाएंगे तो आई थिंक जो उनका
स्टाफ होता है वही आपकी हेल्प कर देते हैं। और आप प्लीज फोटो घर से खुद मत क्लिक करना, किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास ही जाना जो आपके वीजा के हिसाब से उसी डायमेंशन में फोटो खींचे। बायोमेट्रिक फोटो वीजा की अलग होती है, पासपोर्ट साइज अलग होती है। ध्यान रखना कि आप वीजा वाले डायमेंशंस की फोटो खिंचवाएं। आप जिस भी स्टूडियो में जाएंगे उन सबको पता होता है कि वीजा की क्या डायमेंशंस होती है, और एक्स्ट्रा कॉपीज लेके जाना फोटो की। हाँ। सो स्पीकिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट इन लाइन इज पर्सनल कवरिंग लेटर। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल होने चाहिए, जैसे चेकलिस्ट में लिखा है कि डॉक्यूमेंट का नाम ही पर्सनल कवरिंग लेटर है। आप इनको अपने किसी भी वर्ड फाइल में भी बना सकते हो। सबसे ऊपर आप नाम ही वही लिखना जो चेकलिस्ट में लिखा है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट का नाम ही पर्सनल कवरिंग लेटर है। वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे तो उन डॉक्यूमेंट का सबसे ऊपर जो हेडिंग होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जो चेकलिस्ट में लिखी हुई है, क्योंकि उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है जो हमारे साथ हुई थी, उसके बारे में हम बाद में आगे बताएंगे। बट अभी कवर लेटर पे बात करते हैं। तो कवर लेटर में बेसिकली आप बस ये बताते हो कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, आप कब जाना चाहते हो और आपका रीजन क्या है, आप कहाँ पे रुकने वाले हो। तो एक जनरल फॉर्मेट होता है, कोई भी लेटर लिखते हो आपको उसी तरीके से एक लेटर लिखना है, और सब्जेक्ट लाइन में आप लिख सकते हो कि पर्सनल कवरिंग लेटर फॉर दिस। एंड उसके बाद आप जो नीचे कॉन्टेक्स्ट होता है वो जब आप स्टार्ट करते हो तो आप उसमें बता सकते हो कि मेरा नाम ये है, उसके बाद मैं इस डेट को जर्मनी जाना चाहती हूँ एंड मैं इस डेट तक जर्मनी में रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, और उसके बाद कि हमारा पर्पस क्या है जर्मनी जाने का और हम कितने दिन वहाँ पे रुकेंगे। ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है आपने। एक नीचे आप इन डिटेल भी बता सकते हो उनको कि हमारा रीज़न क्या है विजिट करने का। तो हमारे केस में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बताई थी कि रिया का बर्थडे था दिसंबर में, उसको बर्थडे सेलिब्रेट करना है हमारे साथ। तो हम लोग काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, तो वो भी हमने एक इमोशनल कनेक्ट डाला था कि हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं है, तो और एक हमने ये भी कहा था रियूनियन हो कि जाएगा। उस टाइम पे फेस्टिवल्स भी थे, जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर्स है, हमें हाँ। ये सब फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करने, यही तो हाँ। रीजंस होते हैं मिलने के। तो हमने वो एक इमोशनल टच डाला था। हाँ, और वो जो एप्लीकेंट होता है वो बताता है कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है मेरी फैमिली के साथ, और मुझे जर्मनी में न्यू ईयर और क्रिसमस देखना है क्योंकि वहाँ पे बहुत फेमस है और वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना अकोमोडेशन की, आपकी अकोमोडेशन कहाँ होने वाली है, आपकी स्पॉन्सरशिप कहाँ होने वाली है। तो अकोमोडेशन में आप ये बोल सकते हैं कि जिसके भी आप घर जा रहे हो, यहाँ पे मैं इनके घर पे रहने वाला हूँ और वहाँ का एड्रेस क्या होगा। उसके बाद स्पॉन्सरशिप जो होगी वो आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि ट्रैवल जब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैं खुद अपना एक्सपेंस उठाऊंगा या कोई और एक्सपेंस उठाएगा, बट जब मैं जर्मनी जाऊंगा या जर्मनी जाऊंगी तब मेरी फैमिली एक्सपेंस उठाएगी। तो अगर आप एक्सपेंस उठाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो भी दिखा सकते हो। तो मूविंग फॉरवर्ड हम आपको पूरा का पूरा रिया के बारे में बताएंगे। हमने रिया के लेटर में ये लिखवाया था, लेटर ही शुरू ऐसे हुआ था कि माय नेम इज रिया अरोड़ा। फिर उसने मेंशन करा था कि उसका रिलेशनशिप क्या है, कि वो मेरी बहन है। और अकोमोडेशन बताते हुए भी हमने बताया था कि अपनी बहन के हस्बैंड के घर में रुकने वाली है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप A to B, B to C वो डॉट्स कनेक्ट करके वीजा ऑफिसर्स के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करो। एक रिलेशनशिप बताना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में रिलेशनशिप है क्या, और अगर आप रिलेशनशिप नहीं प्रूव कर पाओगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं वीजा, कि उनको अगर क्लियर ही नहीं होगा कि ये बंदा है कौन, किसका बहन भाई है, क्या है, उनको पता ही नहीं चलेगा। और उनको शायद ये भी लग सकता है कि कोई दोस्त है, वो ऐसे एज अ फैमिली दिखा रहे हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि मम्मी पापा के पासपोर्ट पे क्या नाम है और आपके पासपोर्ट पे क्या नाम है। और आपके चेकलिस्ट में भी सबसे नीचे मेंशन है कि अगर आप कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, और VFS आपको मना नहीं कर सकता। तो हमने इसी लेटर में, पर्सनल कवरिंग लेटर में, हमने नीचे एक और सेक्शन लिखा था, उसमें हमने लिखा था एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हम सबमिट कर रहे हैं। हमने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे स्टेटिंग कि रिया का मेरे साथ कैसे रिलेशनशिप है, तभी जाके रिया का ध्रुव के साथ एक रिलेशनशिप है, तभी ध्रुव उसको यहाँ पे बुला रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा बट इट्स वेरी इजी। इन सिंपल वर्ड्स ये उनको बताना पड़ता है कि रिया मेरी बहन है और ध्रुव मेरा हस्बैंड है। दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमने ये प्रूफ ऐसे किया था कि मेरा और निमिषा का जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो भी हमने अटैच किया था इस एप्लीकेशन में। तो रिया ने अपने पर्सनल कवरिंग लेटर में जो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसमें ये सारी चीजें मेंशन करी थी कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा दे रही हूँ। तो इसीलिए कोई मना नहीं कर सकता कि जो चीज चेकलिस्ट में नहीं है वो आप नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप लिखते हो उस चीज को तो आप वो दे सकते हो। बिल्कुल। तो मूविंग फॉरवर्ड अगला चेकलिस्ट में जो पॉइंट है वो है इनविटेशन लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इनविटेशन लेटर है, ये लेटर हम लोगों ने भेजा था रिया के लिए, और ये हमने स्पीड पोस्ट से भेजा था, ओरिजिनल साइंड। ये लेटर बेसिकली
बेसिकली हमने अलग अलग बनाया था, मैंने अलग बनाया था और निमिषा ने अलग बनाया था, बट आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, वो हमें बाद में पता चला था उस ये बारे में। हमारी एक गलती हो गई थी, हमें उन्होंने फिर कहा कि आप एक ही बना देते क्योंकि वो ज्यादा पेपर्स के साथ डील नहीं करते। हाँ। एज द नेम ऑफ द लेटर सेज इनविटेशन लेटर, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमने ही भेजा था। हाँ। इस लेटर में बहुत बेसिक डिटेल्स जाएंगी। वो डिटेल्स हैं कि आप इसको बुला रहे हो जर्मनी और आपका उससे रिलेशनशिप क्या है, वो किस डेट को जर्मनी आना चाहते हैं, वही सेम चीज़ें जो पर्सनल लेटर पे लिखी गई हैं, और हम उसको अकोमोडेट करेंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे, हमारा घर का एड्रेस ये है, और साथ में जो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे उसका भी हमने एक नीचे लिखा था कि लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे ये हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज सर्टिफिकेट था और Verpflichtungserklärung था जो स्पॉन्सर लेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करी थी। इनफैक्ट इस लेटर में हमने थोड़ा सा एक अपनी तरफ से एक इमोशनल टच ये भी डाला था कि मैं अपनी बहन से बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ जो सच है। तो ऐसा आपको बताना पड़ता है कि आप जेन्युइनली अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, अपना बर्थडे मनाए, मतलब इट शुड बी रेलेवेंट टू व्हाट हर पर्सनल कवरिंग लेटर वाज लाइक। हाँ। एंड अभी जैसे ध्रुव ने एक बहुत बड़ा सा जर्मन वर्ड बोला आप लोगों के सामने, मैं तो शायद उसको अब जाके बोलना सीखी हूँ। नहीं बोलना सीख। उस डॉक्यूमेंट का नाम है Verpflichtungserklärung, हाँ। Klärung, whatever you guys think it's right। तो उस डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि वो एक लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट है। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट कहता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, जो बंदा तुम्हारे घर आ रहा है, हाँ। कि तुम उसका खाने पीने का देखोगे, तुम उसका ध्यान रखोगे। ध्रुव ने वो डॉक्यूमेंट बनवाया था, अब ध्रुव आपको बताएगा कि कितने का बना, कैसे बना। तो वो डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत ईजी है, ये एक दिन में भी हो जाता है, लेकिन आपको इसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वॉक इन भी हो जाता है, बट वॉक इन में आपको टाइम लग सकता है, आपको अपॉइंटमेंट मिले ना मिले सेम डेट पे कुछ नहीं पता। बट ये सेम उसी ऑफिस में बनता है जहाँ पे आप लोग अपना अनमेल्डिंग कराते हैं, जहाँ पे आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सिटी है वहाँ पे आप लिख सकते हैं Verpflichtungserklärung अपॉइंटमेंट, और वहाँ पे आपको गूगल पे वो दिखा देगा, रीडायरेक्ट कर देगा जो भी आपकी रेजिडेंस ऑफिस की जो भी वेबसाइट होगी। और कितने का मिला ये डॉक्यूमेंट आपको? ये डॉक्यूमेंट आई थिंक 30 यूरोज का था, 29 यूरोज कुछ ऐसा था। हाँ। और आपने कितनी देर वेट करी थी ये बनवाते हुए? प्रोसेस कुछ मांगा, कुछ बात करी? हाँ, 10-15 मिनट लगे थे मेरे को। और उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी सैलरी स्लिप होती है पिछले 1 महीने की। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो मेरे को वहाँ जाके पता चली थी। तो जो वहाँ पे जो ऑफिसर था उसने मुझसे पूछा था कि आप जिसको बुला रहे हो वो आपको उसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए या उसको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए। मैंने बोला था कि हमें सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए। तो उसने मुझसे सिर्फ 1 महीने की सैलरी स्लिप ली थी पिछले महीने की। अगर वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर मैं मांगता तो 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगते। और उसके अलावा तो आई थिंक आपकी जो आईडी होती है, आपसे आईडी मांगेंगे, पासपोर्ट मांगेंगे, बाद वो बोलेंगे ठीक है थोड़ा वेट करो, 10 मिनट में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है सेम डे पे। तो वो डॉक्यूमेंट और इनविटेशन लेटर ओरिजिनल दोनों आपको स्पीड पोस्ट से इंडिया भेजने होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनविटेशन लेटर। तो अगले जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। इट्स समथिंग अबाउट मोटर पास या इट्स समथिंग अबाउट चाइल्ड और समथिंग, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। तो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में हमने दिया था अपना रेंटल अग्रीमेंट, जो हमारे घर का रेंटल अग्रीमेंट था, और उसके अलावा हमने दिया था सिटी रजिस्ट्रेशन। हाँ, सिटी रजिस्ट्रेशन। तो ये 2 डॉक्यूमेंट थे जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि आपका अकोमोडेशन कहाँ पर है, कितना आपका घर बड़ा है। ये डॉक्यूमेंट्स को लेके जैसे ध्रुव ने बताया हम बहुत कंफ्यूज हुए थे। हमने बहुत लोगों से पूछा था, सबने कहा कि यही भेजना है, यही डालना है। तो दिस इज फुल प्रूफ, डोंट वरी, सिर्फ यही भेजना है। हाँ। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन। तो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन में इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन हमारी जो कैटेगरी थी वो थी कैटेगरी बी, जिसमें हम एक EU रेजिडेंट हैं बट हम जर्मन सिटीजन नहीं है। तो इसमें हमें एक स्पॉन्सर लेटर देना था विद द पासपोर्ट कॉपी ऑफ द स्पॉन्सर, क्योंकि हम स्पॉन्सर थे इस केस में, और उसके साथ हमें Verpflichtungserklärung देना था जो कि फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर होता है। तो यही 2 डॉक्यूमेंट थे जो हमारे केस में वैलिड थे। स्पॉन्सर लेटर जो था, हमने इस चीज़ में भी हमें काफ़ी कंफ्यूजन हुई थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि स्पॉन्सर लेटर क्या होता है। कि हमने ऑलरेडी एक इनविटेशन लेटर बना रखा था। हमने जिस भी लोगों से पूछा उन लोगों ने ये बोला कि स्पॉन्सर लेटर Verpflichtungserklärung ही होता है, क्योंकि सबने कहा कि ये एक ही चीज होती है, दे विल हाँ। कंसीडर इट एज वन, तो सिर्फ वही दो। तो हमने वही दिया एंड इट वर्क। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रैवलर डॉक्यूमेंटेशन। जो ट्रैवल कर रहा है जर्मनी, इस केस में रिया थी, उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे। और इसकी भी कैटेगरी है कि वो बंदा अगर स्टूडेंट है, वो रिटायर्ड है, या फिर वो एक एम्प्लॉई है कहीं पे। हमारे केस में मेरी बहन जो है वो कहीं पे जॉब कर रही थी, तो वो एम्प्लॉई थी। तो जो भी बेसिक लिस्ट है कि उसकी सैलरी स्लिप लगेगी, उसके एम्प्लॉयर से उसका कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, उसका एम्प्लॉयर के थ्रू उसकी अप्रूव छुट्टियों का लेटर लगेगा, उसका ITR जाएगा, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। एंड
I'll tell you one more story here right now. जब हम वीजा की डिस्कशंस ही कर रहे थे तब मेरी बहन ग्रेजुएशन करके जस्ट फ्री हुई थी, और तब ना वो स्टूडेंट्स के केस में आती थी ना वो किसी जॉब वगैरह की कैटेगरी में आती थी। और हमने जितना भी रिसर्च करा, हमने जिन लोगों से भी बात करी, हमें सबसे पता चला कि स्टूडेंट्स का वो यूं रिजेक्ट करता है। तो बहुत सेफ रहना पड़ता है, क्योंकि एक बार रिजेक्ट होता है तो व्हाई डू यू वांट टू इवन हैव दैट रिजेक्शन, फिर आप कुछ वक्त वेट करो, फिर आप फिर से अप्लाई करो। तो इट्स बेटर कि आप एक जॉब ले लो या फिर आप स्टूडेंट रहो तो आप तब अप्लाई करो, किसी ना किसी कैटेगरी में तो फॉल करना ही है ना। स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, आपके पास एक वापस जाने का रीजन होता है कि आप वापस जाके अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। जॉब के केस में भी यही होता है। तो बस यहाँ की गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि तुम यहाँ पे आके बसने नहीं वाले हो, तुम घर जाओगे मिलके। हाँ, ये आई थिंक हर कैटेगरी में यही है। अगर आप स्टूडेंट भी हो या फिर एम्प्लॉयड हो या आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी XYZ आपका कुछ भी इंडिया में है, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए टू गो बैक। अगर वो है तो बहुत आसान हो जाता है वीजा मिलना। अगर वो नहीं है, अगर आप वो प्रूव नहीं कर पाते हो कि वापस जाने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है इंडिया में, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं चीजें, खासकर जो जवान लोग होते हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस। अगर आप सिंगल हो तो आपको कुछ नहीं देना। मेरी बहन वेरी मच सिंगल है तो उसको कुछ नहीं देना था। हाँ, अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है या फिर कोई, लेकिन हमने अभी वो सब करा नहीं है, तो हाँ, हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, राइट। इसलिए हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया था वीजा। नेक्स्ट इज फ्लाइट रिजर्वेशन। अगर आप फ्लाइट रिजर्व करके दिखा सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आजकल लोग डमी टिकट्स भी दिखा देते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। आई थिंक तुरंत 1-2 दिन में मिल जाता है। बिल्कुल। हमने रिया का कहाँ से कराया था? हमने कराया था बजाज आलियांज से। हाँ। और हम लोगों ने आई थिंक 1 महीने का कराया था। हाँ, उसका ट्रैवल डेट के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ी डेट्स एक्स्ट्रा, थोड़ी डेट्स पर जो आपकी ट्रैवल डेट है वो इंक्लूड होनी चाहिए। वो तो डेफिनेटली ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर वीजा उसी डेट के आसपास मिलता है। हाँ। यही डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। उसके अलावा फिर माइनर एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हमारे केस में नहीं था। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड विद माय सिस्टर एट VFS ऑफिस। जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट था वो टाइम पे अपना सब कुछ लेके उधर पहुंची। जो सामने ऑफिसर होते हैं जो आपसे आपकी पूरी फाइल ले लेते हैं, उनके पास भी सेम चेकलिस्ट होती है और उसमें वो टिक और क्रॉस करते जाते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। वो तो मुझे लग रहा है कि रिया एक यंग लड़की है जो देख पा रही है सामने वाला क्या कर रहा है। शी वॉज बीइंग अ लिटिल पोकी नोज। वो देख रही है कि सामने वाला ऑफिसर कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो उसने मुझे घर आके बताया था कि मैं उसको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर को दे रही हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स सामने पड़े हैं, बट स्टिल वो क्रॉस करे जा रहे हैं कि इन्विटेशन लेटर नहीं है, ये लेटर नहीं है, स्पॉन्सर लेटर नहीं है, और वो आगे देने ही लगे थे। तो बाय चांस उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली उसी मोमेंट में कि वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर पा रही है, बात कर पा रही है कि सर ये डॉक्यूमेंट मेरा है। तो उन्होंने बोला नहीं है, कहाँ है, दिखाओ। तो उसने निकाल के अपनी फाइल में से दिया कि देखो ये रहा। कितनी बार उन्होंने व्हाइटनर यूज करके वो क्रॉस को टिक करा। उन्होंने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट था वो भी मना कर दिया था कि इसकी भी जरूरत नहीं है, ये मांगा नहीं है, रहने दो। उसने बोला नहीं जरूरी है ये लगाना, क्योंकि फिर हम प्रूव नहीं कर पाते कि मेरा और निमिषा का रिलेशनशिप क्या है, और फिर मैं अगर रिया को अपने बिहाफ पे बुला रहा हूँ तो फिर रिया और मेरा रिलेशनशिप प्रूव नहीं हो सकता कि अब वो सिस्टर इन लॉ है भी या नहीं। तो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट था और वो उसने बोला कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो रिया ने बोला नहीं इसकी जरूरत है, आप डालो इस चीज को। और वो लोग मना नहीं कर सकते कोई भी डॉक्यूमेंट लेने से अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पर्सनल लेटर में या फिर इन्विटेशन लेटर में वो मेंशन है तो। लेकिन ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगी कि आप ढेर सारी हाँ पेपर्स लेके जा रहे हो, हार्डली एक या दो लेके। जो चीज चेकलिस्ट में लिखी है वो तो सारी लेके जानी ही जानी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारे केस में मैरिज सर्टिफिकेट था, तो वो सारे भी आपको लगाने जरूरी हैं। अलावा आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों से हमें ये समझ में आया कि जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है ना, चाहे वो इन्विटेशन लेटर है, चाहे वो पर्सनल कवरिंग लेटर है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हीं नाम के बेसिस पे बनाओ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बोल्ड लिख दो पर्सनल कवरिंग लेटर। जो इसके अलावा और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो जो मेंशन नहीं है चेकलिस्ट में, वो ये हैं। अगर जो भी एप्लीकेंट ट्रैवल कर रहा है इंडिया से जर्मनी, और अगर वो स्टूडेंट है या फिर अगर उसको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मम्मी पापा हैं, अगर उसके फ्लाइट का खर्चा अगर वो उठा रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी एक स्पॉन्सर लेटर लिखना जरूरी है। लेटर के ऊपर हेडिंग आएगी स्पॉन्सर लेटर बाय पेरेंट्स, कि वी एज पेरेंट्स ऑफ सो एंड सो
हम स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे बेटे का या बेटी का फ्लाइट का खर्चा फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, और उसके बाद का खर्चा जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं जर्मनी में वो उठाएंगे। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एज चेकलिस्ट एक के बाद एक रखने हैं। और जब आप VFS में जाओगे तो वो जो ऑफिसर होता है वो भी आपकी हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट्स को असेंबल करने में। उनका काम आसान करने के लिए चेकलिस्ट के ऑर्डर में ही रख लेना, और उसके अलावा आप अपने ओरिजिनल्स भी लेके जा सकते हो, बट इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, आई थिंक वो मांगते नहीं है। और आप आई विल सजेस्ट यू घर से ही टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखना फोल्डर्स में। वहाँ पे भी फोटोकॉपी होती है, लेकिन एक फोटोकॉपी वहाँ पे 30 to 60 रुपीज की होती है। हाँ, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत देखा है कि लोग 5-5, 6-6 हजार की फोटोकॉपीज करा रहे होते हैं। रिया बता रही थी कि कोई 5,000 की कॉपीज करा रहा था, वहाँ पे कुछ गलत हो गया था। तो ये सब चीजें होती है, ध्यान रखना अच्छे से, और इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। इफ यू आर यंग, इफ यू लाइक माई सिस्टर्स एज, तो आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, अकाउंट बनाना है और चेकलिस्ट फॉलो करनी है, दैट्स इट। हाँ, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो तो आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, आप एक एजेंट हायर कर सकते हो, बट अगेन इट्स स्टिल वेरी इजी एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। हाँ, तो यही था फिर आज का वीडियो। वी होप आप लोगों को इससे थोड़ा सा हेल्प होगा, क्योंकि हमें भी बहुत ज़रूरत थी ऐसी वीडियोस की, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कम कंटेंट मिला था, इसलिए हमने सोचा कि आज ये कंटेंट बनाते हैं ताकि आपको हेल्प हो। तो या इसी नोट पे फिर ये वीडियो आज ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से एक अगले वीडियो में। टिल देन सी यू गाइस, बाय। तो उसके लिए सैलरी स्लिप क्या लगता है? सैलरी स्लिप स्लिप नहीं, सैलरी स्लिप लगता है। सच में बड़ा बोला तो वही हाँ। Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I